अस्सलामुअलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों और बहनों, आज कमांडमेंट नंबर 20 है। कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप इन इस्लाम का ये 20वां आज एपिसोड है। लास्ट वीक भी यही था। नंबर 19 में हमने आपके सामने प्री काउंसलिंग कैसे की जाती है उसके तरीक़े बताए थे। आज हम आफ्टर मैरिज काउंसलिंग क्या चीज़ है या पोस्ट मैरिज काउंसलिंग क्या चीज़ है इसके बारे में गौर करेंगे। और इसको कमांडमेंट कहने का दरअसल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोग बहुत सारे खिदमत खल्क़ के काम तो अंजाम देते हैं, एजुकेशन के, सोशल वेलफेयर के, दीनी उमूर के बहुत सारे काम करते हैं आप, लेकिन कभी मैरिज काउंसलिंग के मामले में भी आप आगे बढ़ के देखिए कि इस वक्त उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए ये काम किस कदर अहम है। आपको अंदाज़ा होगा जब आप खाजियों के पास तलाक़ और खुला की हुजूम देखेंगे, बुरखे वालों के, महिला कोर्ट में जाकर देखेंगे मुसलमानों की कैसी, औरतों की कैसी बेइज्जती हो रही है वहाँ पर, पुलिस स्टेशनों के अंदर वकीलों के पास, और वकील पुलिस वगैरह आपकी हज़ारों लाखों बहनों के साथ कैसे एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं उनका, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर अहम चीज़ है। क्योंकि मैं ये जो काउंसलिंग है इसके लिए इससे पहले अर्ज़ किया था हमने कि आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। अच्छी गुफ्तगू करने वाला समझदार आदमी जिसको दीन के उसूल मालूम है, उस पर अमल भी करता हो, वो आदमी कर सकता है। और 60+ लोग जो घरों के अंदर बैठे फारिग हैं, ये लोग अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। देखिए, इस काम की अहमियत के बारे में हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊं जिसका दर्जा नमाज से ज़्यादा है। फिर आपने बार बार सवाल किया कि जिसका दर्जा रोज़े से ज़्यादा है, ज़कात से ज़्यादा है। रावी का बयान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई नेकियां गिनाई और कहा कि इससे भी ज़्यादा है दर्जा उसका। तो सहाबा हैरान हुए कि फरमाइए या रसूलल्लाह, पूछा उन्होंने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जहाँ पर इख्तिलाफ हो उन दो दिलों के दरमियान से इख्तिलाफ को दूर करना, क्योंकि जब दो दिलों में इख्तिलाफ होता है तो ईमान मूंड जाता है, शेव ऑफ हो जाता है, ईमान ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर बदगुमानियाँ, एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे के ख़िलाफ़ शक, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फिर साजिशें, फिर लोग कान भरने वाले दोनों साइड के ऊपर होते हैं। ये आपकी नमाज, तिलावत वगैरह, ये पूरी की पूरी जो है आप मेंटली इतने क्रश्ड हो जाते हैं कि ना नमाज़ें काम आती है ना रोज़े, तो ईमान मूंड जाता है। और आप देखिए, अगर दो लोगों के दरमियान, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी की जब बात आएगी, आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि शैतान के जो सबसे पसंदीदा तरीन काम है उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान में दूरियां पैदा कर देना उसके। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जिसकी वजह से दानिशगी में हो, नादानिशगी में हो, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान में किसी की वजह से अगर खलिश पैदा हो जाए तो उस शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वार्निंग दी है। तो देखिए, ये है मियाँ बीवी के दरमियान में सुलह कराने का मसला। और सुलह के लिए एक बात याद रखिए, जो गुनाह है, गुनाह कबीरा है झूठ, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। लेकिन दो के दरमियान इख्तिलाफ अगर है तो उस इख्तिलाफ को दूर करने के लिए अगर आपको झूठ का भी सहारा लेना पड़े, आपको इजाज़त है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये काम वो काम है, तमाम खिदमत खल्क़ के कामों में सबसे बड़ा काम अगर है तो लोगों के दरमियान इख्तिलाफात दूर करना, और बिलखुसूस मियाँ बीवी, क्योंकि मियाँ बीवी एक यूनिट है सोसाइटी की। इसी से औलाद, इसी से ख़ानदान, इसी से पूरी सोसाइटी बनती है। एक मियाँ बीवी के दरमियान में अगर नागवारियाँ हों, झगड़े पैदा हो जाएं, तो कितने लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं, कितने ख़ानदानों में बुराइयां पैदा हो जाती हैं, कितने ख़ानदानों के अंदर ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है, आप अंदाज़ा लगाइए। इसके लिए आप लोग आगे बढ़िए। ये कमांडमेंट नंबर 20 है आज का। 19 और 20 आप जब भी सुने या किसी को फॉरवर्ड करें तो ये दोनों को एक साथ कीजिए। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आपको करना क्या है, काउंसलर का रोल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से हमने कमांडमेंट नंबर 19 में प्री मैरिज काउंसलिंग में बताया था कि दोनों ख़ानदानों को बिठा के एक आईना, दोनों को एक दूसरे का आईना बना देना है कि जो लोग वो हेजिटेशन में या मुरवत में एक दूसरे से पहले, शादी से पहले बातें क्लियर नहीं करते, शादी के बाद जाके वो बातें नासूर बन जाती हैं, इलाज होना बाज़ वक़्त बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि
दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में कम्युनिकेशन को अलाइव रखना है, कम्युनिकेशन को ज़िंदा रखना है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन आती है इख्तलाफ होने के बाद, मियाँ शौहर कहता है कि भाई मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, मुझसे बात मत करो, मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ बिल्कुल आपसे। बीवी कहती है कि मैं भी आपकी शक्ल देखना नहीं चाह रही हूँ, मैं भी बात करना नहीं चाह रही हूँ, मैं जा रही हूँ मेरी माँ के घर। इस तरीके से होता है। फिर दूसरा मसला ये भी होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान में ये मैरिज काउंसलिंग के वक्त ही सिखा देना चाहिए कि शादी के बाद आपके दरमियान में जो भी इशू हो, आप बंद कमरे के अंदर हल करेंगे उसको। और कैसे करना है हल, हम बाद में बताएंगे आपको। अगर कमरे के बाहर आ गया तो मर्द सबसे पहले अपनी माँ को, बहनों को सुनाएगा। जाहिर है कि माँ और बहन अपने बेटे, अपने भाई के लिए वो शेरनी बन जाती हैं। वो चाहे वो बहू का कसूर हो या ना हो, वो सीधे इल्ज़ाम डालती हैं। लड़की क्या करेगी, लड़की फौरी अपनी माँ को फ़ोन करेगी, अपनी बहन को फ़ोन करेगी। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को अगर बंद कमरे के अंदर नहीं समझा सकते तो फिर बाहर के लोग, कभी चाचा, कभी मामू साहब, कभी ताया, कभी अम्मी, ये लोगों के ज़रिए खबरें आती हैं और ये लोग समझाना शुरू कर देंगे आपको। तो काउंसलर का रूल ये है कि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन को अलाइव रखना, बातचीत बंद होने की बात नहीं होना ऊपर। दूसरा ये है कि कमरे के अंदर इशूज़ को हल करने की तरबियत देना है। तीसरा जो रूल है दोस्तों, कि इन लोगों के दरमियान में, जैसा प्री मैरिज काउंसलिंग में हमने बताया था आपको, क्रिएट ए विलिंगनेस टू चेंज पैदा करने की ज़रूरत है। उस वक्त हमने बताया था क्रिएट ए विलिंगनेस टू एक्सप्रेस, अब यहाँ पर क्रिएट ए विलिंगनेस टू चेंज। मैन इज़ फ्रॉम मार्स, वीमेन इज़ फ्रॉम वेनस। ये आपने एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट की किताब भी पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, कि दो अलग अलग सैयारों की मखलूक़ात हैं जिसको ज़मीन पे आकर एक दूसरे के साथ रहना है, एक घर में एक छत के नीचे रहना है। कई चीज़ों में शौहर को एडजस्ट करना पड़ेगा, कई चीज़ों में बीवी को एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता जो भ्रमण दिमाग सदियों से चला आ रहा है कि जो मर्द हूँ और मैंने जो कह दिया वही फाइनल, ऐसे नहीं हो सकता। हमने आपको पहले भी बताई थी बात कि अब ये दौर दूसरा है। वो हमारी नानियों और दादियों का ज़माना था कि शौहर ने ज़रा सा ज़ोर से डांट दिया और औरतें एकदम खामोश हो गई कि शायद हमारा कोई कसूर होगा, बल्कि अब ऐसे नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इस दौर में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रही हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होने की वजह से उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी हैं। आजकल लड़कियों को तालीम जो दी जा रही है वो लड़कियों के अखलाक को सुधारने के लिए नहीं, जैसा पहले तालीम दी जाती थी कि औरत अपने बच्चों को भी तालीम तरबियत से आरास्ता करेगी, अब वो नहीं है। अब तालीम का मकसद जो बिटवीन द लाइंस दिमाग में बिठाया जाता है वो ये है कि अगर शौहर मर जाए, भाग जाए, दूसरी शादी कर ले या आइडियल काहिल आदमी निकले, तो कम से कम अपने पाँव पे खड़े रहने की सलाहियत होनी चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना पड़े मर्द पे। ये सरकशी है, ओपन रिबेलियन सिखाया जाता है, जिसकी वजह से फिर औरत इक्वालिटी चाहती है, वो फ्रेंडली रहना चाहती है, वो वाइफ की तरह ताबेदार पाँव पड़ने वाली सती सावित्री नहीं बन सकती इस दौर की। फिर जैसा इससे पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो औरत 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक अपने बाप से खर्च करवा के लाई है, क्या उस लड़की के बाप ने इसलिए खर्च किया है कि ये लड़की जाके बीवी के, सास के, ससुर की ग़ुलामी करेगी, जाके नौकरानियों की तरह काम करेगी, शौहर साहब थप्पड़ मार देंगे तो थप्पड़ कह के खामोश बैठ जाएगी? नहीं दोस्तों, आपने ये जहेज़ लिया क्यों था? जब आपने ये जहेज़ कबूल किया है, आपके वालिदैन ने कबूल किया है इस जहेज़ को, तो फिर ये भी शर्त याद रखिए कि वो जब माल की लाने वाली वो है, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा। कुरान ने फरमा दिया कि मर्द औरत पर ख़व्वाम उस वक्त है बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, जो जब माल खर्च करेगा। अगर माल औरत ने खर्च किया है, ख़व्वाम अब वो होगी। इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। तो काउंसलर के जो रूल्स, जो जिम्मेदारियां हैं, वो यही हैं कि दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन को अलाइव रखे और उनके दरमियान विलिंगनेस टू चेंज पैदा करे। मर्द में औरत के साथ नरमी बरतने और कॉम्प्रोमाइज़ करने की, कॉम्प्रोमाइज़ तो करते हैं, लेकिन मसला क्या हो रहा है दोस्तों कि औरत एक तरफ बीवी है, दूसरी तरफ एक औरत है जो उसकी माँ है। ये दोनों इनसिक्योरिटीज़ का शिकार हैं। माँ को यह डर रहता है कि कहीं ये जहेज़ की आड़ में या कोई अपनी क्वालिफ़िकेशन की, अपनी डिग्री की आड़ में जो है मेरे बेटे को कहीं अपने कब्ज़े में ना कर ले। बीवी को ये हर वक्त खौफ रहता है कि मेरे बाप का इतना माल लगा है, इतनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने मेरी लाइफ पे किया है, कहीं ये अम्मा बहनों की बातों में आके मुझे डैमेज ना करे वो। क्योंकि हमारे पास जो दूसरा सबसे बड़ा हथियार रहता, दो हथियार हैं,
जिसको जस्टिस सासिर ने बहुत तफसील से लिखा है कि औरत जो नंगी तलवार के नीचे उसका सर है, वो एक तो एक तलाक, किसी भी वक्त तलाक दिला देंगे, ये धमकी, दूसरा दूसरी शादी करा देंगे फिर हम बेटे की। इनके दरमियान में मर्द सैंडविच बन के रहता है, इधर माँ के दरमियान में, इधर बीवी के दरमियान में। अब काउंसलर की पोजीशन बहुत नाजुक है। अब देखिए प्रॉब्लम होते कहाँ हैं, काउंसलर की जो सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी बताता हूँ मैं। प्रॉब्लम पूरी पहले तो एक हमारी सोसाइटी में काउंसलिंग की अहमियत ही नहीं है, लोग अहमियत नहीं समझते। अगर बच्चों की काउंसलिंग करा लेते हैं, बीमारों की काउंसलिंग कराते हैं, स्टूडेंट की करा लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन रिलेशंस पर्टिकुलरली रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ की काउंसलिंग बिल्कुल ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर गाड़ी की ओवरऑलिंग ज़रूरी है। इसको करते रहना चाहिए। नहीं कराने के नतीजे में क्या होता है कि एक तो वो वाक़यात की बुनियाद के ऊपर के उन्होंने बीवी को मारे थे, उन्होंने उनके वालिद को गाली दे दिए थे, उन्होंने ऐसा करे, ये वाक़यात की बुनियाद के ऊपर जो इश्यूज़ हैं ये हल हो सकते हैं। लेकिन जो इश्यूज़ मिजाज की वजह से पैदा होते हैं वो इश्यूज़ को रोकना बहुत मुश्किल है। किसी मर्द के अंदर या औरत के अंदर शक की बीमारी बहुत ज़्यादा है, ये इसमें बेशुमार झगड़े हमारे पास सिर्फ शक के आते हैं। दूसरा वक्त की बर्बादी, कहीं मर्द बेइंतहा एक्टिव है, पर्पसफुल लाइफ गुजार रहा है, औरत बिल्कुल भैंस की तरह है, उसको सिर्फ खाना पकाना मालूम, खूब खाना मालूम, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। कहीं उल्टा है, शौहर साहब जो है उनको खाना खा के सिर्फ तैयार होकर बाहर निकलना, दोस्तों के बीच में बैठना, कुछ काम काज नहीं करते, ये एक बीमारी है। कहीं शौहरों को ये कॉम्प्लेक्स है कि आई एम मोर इम्पॉर्टेंट देन यू, मेरा काम ज़्यादा अहम है, मैं आईटी इंजीनियर हूँ, ऑफिस का भी काम को घरों को लेकर आके औरत को वक्त देना नहीं चाहते। औरत वक्त चाहती है। औरत को अगर आप वक्त दें तो फूल की तरह खिल जाती है, अगर आप औरत को वक्त ना दें तो फिर क्या करेगी वो? टेलीफोनों के ऊपर किसी न किसी से मुलाकातें करके गीबत चुगली वगैरह इन तमाम चीज़ों में रहेगी। तो यहाँ बहुत सारे टेंशन पैदा होते हैं कि वो फलां भाभी ऐसा बोले, फलां भाभी उनके सामने ऐसा बोले। अगर शौहर बीवी को वक्त देना शुरू करे तो बीवी कहीं भी नहीं जाती, किसी से बात भी नहीं करती। फिर बाज़ लोगों को झूठ की आदत होती है, बाज़ औरतें बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं, गैर ज़रूरी झूठ बोलती हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी। बाज़ मर्द बहुत झूठ बोलते हैं। फिर बाज़ औरतों को, बाज़ मर्दों को बहुत ज़्यादा बातें करने की बीमारी रहती है। फिर एक बीमारी होती है जिसको इम्पल्सिटिविटी कहते हैं, मैं बाद में बताऊंगा उसके ताल्लुक से, कि वो हर बात में कसूरवार ज़रूर ठहराएंगी किसी को। बीवी किसी भी बात का कसूरवार पहले शौहर को ठहरा दे, या शौहर किसी भी हर ये बात का जिम्मेदार औरत को ठहरा दे कि ये अगर बच्चों ने शरारत की, कोई चीज़ थोड़ी तोड़ दी तो फौरी शौहर कहेगा ये तुम्हारी वजह से, ये तुमने ये सिखाया है। बच्चा फेल हो जाए, ये तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लाड़ों की वजह से हो रहा है। इवन अगर गिलास भी गिर जाए तो पहले ये देखेंगे कि ये आपकी बदसलूकी की वजह से हुआ है। ये ब्लेम गेम, इसको कहते हैं ब्लेम गेम। ये ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा, इसी की वजह से सुबह से शाम तक झगड़े, तुम ऐसा करे, तुम ऐसा करे, तुम ऐसा करे, तुम ऐसा करे, ये चलता रहता है। फिर अक्सर घरों में जो होता है कि लड़ाइयाँ जितने भी हैं, बहस हुज्जत तकरार जो होती है बच्चों के सामने होती है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत गलत सबक सीखते हैं। एक बेसिक चीज़ बताऊं मैं दोस्तों कि घरों के अंदर बच्चों के बिगड़ जाने के जो आम तौर पर वाक़यात हैं, होता क्या है, जिस घर में शौहर की मर्ज़ी चलती है, शौहर की बात ज़बान से बात निकली और वो बात बीवी के लिए उसूल या हुक्म बन गई, उस घर के बच्चे कभी नहीं बिगड़ते। होता कहाँ पर है, शौहर ने कोई बात कही, बीवी मानती नहीं है, उसके मिजाज के ख़िलाफ़ है, उसको बीवी को मालूम है ये थोड़ी देर गुस्से में आएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मारेंगे भी, पचकड़ 2-3 दिन मुंह फुला के खामोश रह जाएंगे, उसके बाद सब सही हो जाते हैं। तो जब बच्चे ये देखते हैं कि अम्मा अब्बा जान की हर बात सुनती तो हैं लेकिन अमल नहीं करती, उसके बाद अब्बा जान खुद ही सीधे हो जाते, तो ये बच्चे बड़े होने के बाद पहले अब्बा को ईजी लेते, फिर अम्मा जान को ईजी लेना शुरू करते। फिर एक बीमारी दोनों में ही होती है कि दूसरों की मिसाल देते हैं। मर्द कहता है कि देखो मेरे फलां दोस्त की बीवी कैसी है, देखो तुम्हारी फलां बहन खुद कैसी है, देखो फलां औरत को देखो कैसी है, और औरत शौहर को ताने मारती है कि देखो फलां के शौहर कैसे हैं, देखो फलां के शौहर। ये मिसालें देने की वजह से भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदमज़गी पैदा होती है। फिर एक चीज़ और होती है जो प्री काउंसलिंग के वक्त में हमने बताया था आपको कि दोनों को जब फेस टू फेस बिठाया जाए तो एक दूसरे की आदतों के बारे में, एडिक्शंस के बारे में, हॉबीज़ के बारे में एक दूसरे को बहुत वाज़ेह तौर पर कहलवाइए, उनके अंदर ये कहने की हिम्मत पैदा कीजिए कि खुल के कह सकें वो। लेकिन नहीं कहते, कई एडिक्शंस के आदी हैं, सिगरेट के आदी हैं, शराब के आदी हैं, शराब तो कॉमन होती जा रही है। फिर एक और प्रॉब्लम जो मियाँ बीवी में होता है वो उसको कहते हैं इम्पल्सिटिविटी।
ये एक इस तरह भी कैफियत होती है। वो इस तरह भी कैफियत में औरत और मर्द एक दूसरे के मिजाज को नहीं समझते। औरत जो होती है वो डबल माइंडेड होती है, कंफ्यूज होती है। वो फैसला तो कर चुकी होती है कि मैं आज ये पहनूं या नहीं पहनूं, वो सिर्फ आपसे पूछती है कि मैं ये पहनूं क्या। अब आप बोलेंगे नहीं तुम ये नहीं वो पहनो, वो पहनेगी वही जो उसने फैसला किया है। औरत अपने फैसले को 4 लोगों को बोल के जब तक इंडोर्समेंट नहीं लेगी उसको सुकून नहीं मिलता। उसी तरीके से गुस्सा होता है, झगड़ा होता है। मर्द का मिजाज केव की तरह है, एक गार में छुप जाना चाहता है, वो खामोश रहना चाहता है। वो कहता है भाई मुझसे बात मत करो, लीव मी अलोन फॉर कपल ऑफ आवर्स। लेकिन औरत जितनी देर शौहर खामोश रहेगा उतनी देर और भड़कती रहती और इरिटेट होती रहती। ये बहुत बड़ा टेढ़ा मसला होता है कि एक खामोश रहना चाहता है, एक चाहती है बोलो, बात करो, झगड़ा करो, तब दलील दो, अब साबित करो मेरी गलती कहाँ है बताओ। तो इसके अंदर और मामला ख़राब हो जाता है। फिर अहम बात ये नोट कीजिए कि बीवी ये चाहती है कि शौहर पर 100% पोसेशन हो, कब्जा 100% बीवी का हो। उधर माँ चाहती है कि 100% बेटा पहले मेरा है बाद में दूसरों का है। बहन भाई ये चाहते हैं, ख़ासतौर पर बहनें ये चाहती हैं कि भाई पहले 100% हमारा भाई है बाद में दूसरों का है। ऐसे नहीं, मर्द पूरा सैंडविच होकर बेचारा फरार इसके हासिल करता है, बाहर निकल जाता है झगड़ों को छोड़ के। लेकिन औरत की कमज़ोरी है कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बेटे को माँ का 100% होना चाहिए, बीवी का हस्बैंड होना चाहिए, बीवी का 100% होना चाहिए या बहनों का 100% होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं काउंसलर को टिप्स दे रहा हूँ कि ये रीजंस होते हैं कि वाइफ जब तक कि उसको ये इत्मीनान नहीं होता कि आई एम द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन हिज लाइफ, औरत सेटिस्फाई नहीं होती। औरत पूरी तरह लॉयल्टी नहीं दे सकती, औरत पूरी तरह मोहब्बत दे नहीं सकती, औरत पूरी तरह फरमाबरदारी नहीं कर सकती। ये वीकनेस है और मर्द को बहुत बहुत अक्लमंदी से, चालाकी से रहना पड़ता है उसके साथ। फिर मर्द का मिजाज डिक्टेटर रहता है। वो मर्द अपने तौर पर है कि मैं जो बोल दूँ सेकेंड टाइम रिपीट मत करने लगो, रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। बीवी की आदत होती है कि कई बार जब तक ये नहीं बोले वो करती नहीं। ये मिजाजों का टकराव है, इसमें गलत सही की बात नहीं है, मिजाज है ये। तो क्रिएट विलिंगनेस टू चेंज का मतलब ये है कि औरत का मिजाज क्या है ये मर्द समझ के कंसीशंस दे। मर्द का मिजाज क्या है ये औरत उसको समझ के वो भी कंसीशंस दे। मेरी एक बात नहीं मानी गई बल्कि जो झगड़ा हो जाता है ना, ऐसे कई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। कई मर्दों को आदत रहती है कि अगर औरत को मेकअप करने आधा घंटा 1 घंटा तो चाहिए। वो लतीफ़े के तौर पर आपने सुना होगा लतीफ़ा कि बाज़ शौहरों को जो है अपने आप को खुद ही जलील करने की आदत रहती है। जब बीवी ने कह दिया कि मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, तो हर आधे घंटे के बाद पूछने की क्या ज़रूरत है कि तैयार हुए या नहीं हुए। तो खैर ये चीज़ें इम्पल्सिटिविटी जो है, काउंसलर की जिम्मेदारी शक मैंने बताया आपको, और आपको वक्त बर्बाद करने वालों की, मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ बोलने वालों की, झूठ और बहुत ज़्यादा जो बातें करने की आदत रहती है, इम्पल्सिटिविटी होती है, दूसरों की मिसालें देना, ये तमाम के लिए काउंसलर के पास सोल्यूशन ये है कि अगर वो काउंसल नहीं कर सकता है तो फिर इन केसेस को बाज़ जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं रिफ़र करे दूसरों को। बाज़ के सेक्स काउंसलिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, बाज़ डिप्रेशन थेरापी के होते हैं, बाज़ स्ट्रेस ट्रीटमेंट के केस होते हैं, एंगर मैनेजमेंट होता है इसके अंदर, फिर बिहेवियरल थेरापी होती है, फिर होल फैमिली की काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं मेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये पूरे फील्ड्स हैं साइकोलॉजी के। जैसे मेडिसिन में लंग्स का मामला है तो उसके 10 अलग डॉक्टर होते हैं, आँखों का मामला होता है तो उसके 10 अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, वैसे ही काउंसलिंग का भी मसला है। मुख्तसर ये है कि अगर आपको सोसाइटी के झगड़ों को मिटाना है तो फिर आपको थोड़ा काउंसलिंग सीखनी पड़ेगी, इस फील्ड में आना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि ना तो मर्द खुशगवार है ना औरत, ये मिजाजों का टकराव है। मिजाजों को या उनके आदतों को, उनके हॉबीज़ को, उनकी कॉन्सेप्ट जो भी उनके कॉन्सेप्ट्स हैं एक दूसरे के ताल्लुक से, उसको चेंज करने का नाम काउंसलिंग है। अब मेजॉरिटी रिलेशंस ख़राब क्यों होते हैं या डाइवर्स तक नौबत क्यों जाती है? सबसे पहले इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट, इधर से दोनों तरफ की माएँ, दोनों तरफ की बहनें ये मसाइल क्रिएट करती हैं। बिलखुसूस जॉइंट फैमिली जिसकी इस्लाम में डिस्करेज किया गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल से जॉइंट फैमिली ख़त्म करें, लेकिन अब आपके बच्चे होंगे फ्यूचर में,
बड़े होंगे तो इनको कम से कम एक सुकून की आज़ाद ज़िंदगी, जो आज तक हम सदियों से जीते आ रहे हैं, हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ, परदादियाँ, ये पूरे के पूरे जो खैर बंद की ज़िंदगी गुजारते आई हैं, पूरी ज़िंदगी सास की खिदमत करते करते जब सास गुजर जाती हैं तो थोड़ी आज़ादी मिलती है तो वो खुद बूढ़ी हो जाती हैं, ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है। फिर लड़के की बीमारी होती है कि वो जाके हर बात अपनी अम्मी को बोलता है, और फिर उसका ये रहता मसला कि भाई मेरी अम्मी को कुछ नहीं बोला, मेरी अम्मी जो बोले वो बात सही है। इधर लड़की की माँ की बीमारी है कि सुबह 10 बजे फ़ोन करके बेटी को क्या पकाई थी, सास क्या कर रही, ननन क्या कर रही। एक बार आपने शादी कर दी, बच्ची को अपने ससुराल पे छोड़ दीजिए, अपने मसाइल खुद हल करने के लिए छोड़ दीजिए उसको। फिर डाइवोर्सेस का या झगड़ों का जो दूसरा रीज़न होता है वो है आपका मोबाइल, आपका माहौल, आपके प्रीवियस अफेयर्स, या इसमें शक भी हो सकता है, ये भी एक रीज़न है। तीसरा रीज़न ये डाउरी है, क्योंकि डाउरी के ऊपर तो हम हमेशा मुस्तकिल बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो रिलेटेड बात बोलने की है आपको वो ये है कि डाउरी की वजह से मैचिंग नहीं है। आपका जो भी शौहर है वो आपके आइडियल है या नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। पहली बात तो यह है कि आपके वालिद, लड़की के वालिद जितना अमाउंट अफोर्ड कर सकते थे उस अमाउंट में जो भी लड़का मिला वो मिला है आपको। ये वैसे ही लड़के को भी उसका जो आइडियल है, पता नहीं कौन सी लड़की थी, लेकिन एक मर्द होने के नाते उसको जो भी जोड़ा जहेज मिल गया उसमें जो लड़की मिल गई वो बन गया इत्तेफाक से। लेकिन ये डाउरी की वजह से होता क्या है मसला कि जिस ससुराल में गई पता चला वहाँ पर जिठानी जो है 45 लाख की शादी करके आई है, एक देवरानी 50 लाख की शादी करके आई है, एक ननंद की शादी 25 लाख की हुई है। अब ये आने वाली जो बहू है, अब इसने कितना खर्चा किया उस हिसाब से सबका स्टेटस फिक्स होता है। दोस्तों ये जहेज़ ने बहुत बुरी तरह पूरी सोसाइटी को तबाह कर दिया है हमारे को। फिर और एक रीज़न जो हमारी सोसाइटी में है वो ये है कि जो परसेप्शंस है, देखिए हमारी सोसाइटी के अंदर दोनों तरफ के माँ बाप के, अगर आपकी बेटी बीमार है और दामाद उसका बहुत ख्याल रखता है तो बहुत अच्छा दामाद है। आपकी बहू बीमार है तो वो एक्टिंग कर रही है। अगर आपका बेटा उसका इलाज करता है तो वो पैसे बर्बाद कर रहा है। ये कॉमन आप मिजाज देखेंगे हमारी सोसाइटी का, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसकी बीवी अच्छी नहीं मिली। हर औरत यही कहती है, मेरी शादी हुई तो मेरी सास अच्छी नहीं थी, अब मेरे बेटे की शादी हुई तो मेरी बहू अच्छी नहीं है। हर औरत यही कहती है। फिर बहनें ये सोचती हैं मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसकी बीवी अच्छी नहीं है। उधर ससुराल वाले भी कहते हैं हमारा दामाद बहुत अच्छा है, उसकी अम्मा अच्छी नहीं है। ये जो परसेप्शंस हैं, ये जो एटीट्यूड है, बिल्ट इन एटीट्यूड है, इसकी वजह से कई झगड़े होते हैं। फिर लोग काउंसलिंग की अहमियत नहीं समझते। फिर दोनों काउंसलर को ये देखना ज़रूरी है कि दोनों का पेरेंटल बैकग्राउंड क्या है। लड़के की माँ अगर वो बेवा होगी तो उसका एटीट्यूड बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है बहू के साथ में। अगर लड़के की माँ बाप भी जिंदा है, दोनों हैं, तो उस एटीट्यूड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सालियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साली का शौहर बाहर लेके खाना खिलाता है हर हफ्ता, एक साली का शौहर पिक्चर दिखाता है, उनको मॉल्स में लेके जाता है, तो अब अपनी बहनों का देख के वो बीवी आपको ताने मारेगी, उन सालियों की वजह से आपको इफेक्ट पड़ता है। उधर लड़के की बहनें हैं, जब वो देखेंगी कि भाभी जो है हर वक्त फ़ोन हाथ में पकड़ के रहती हैं, नया जोड़ा पहनती हैं, सब कुछ करती हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो अब वो फ़ोनों के ऊपर शक करना लगती हैं कि ये क्यों बात करती हैं, इतनी चैटिंग क्यों करती हैं, वहाँ तोहमतें, इल्ज़ाम वगैरह पैदा होते हैं। तो ये काउंसलर को ये देखना ज़रूरी है कि डाइवोर्सेस होते क्यों हैं। इन लॉज का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, दोनों के माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट। अगरचे कि जब कोई केस होता है तो दोनों यही कहते हैं कि नहीं हमारे अम्मी तो बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करते, हमारे अब्बा तो बिल्कुल बीच में नहीं आते। लेकिन जब आप दोनों साइड्स को, इनको सुनते हैं, उनको सुनते हैं, फिर इनको सुनते हैं, जब आपकी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये सब अम्मा बाबा नानी दादी इन लोगों का, दोनों तरफ के लोगों का क्रिएट किया हुआ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कहीं लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, लड़की वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे, कहीं लड़की वाले बहुत अच्छे हैं, लड़के वाले पूरे अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके अंदर, ये होता है। और फिर हर झगड़े में ये बात याद रखिए कि शादी दो इंसानों का मिलाप नहीं है, दो ख़ानदानों के मिजाज का टकराव होता है। दो ख़ानदानों के, एक लड़का मर्द कहता है कि ये मेरे ख़ानदान में ये नहीं चलेगा, लड़की कहती है मेरे ख़ानदान में ऐसा नहीं चलेगा, ये ख़ानदानों का टकराव होता है। तो पीछे का जो पेरेंटल बैकग्राउंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वो औरतें जिन्होंने शादी के बाद अपने शौहरों को अलग कर लिया था, अब वो यही चाहेंगी कि उनकी बेटी भी अपने शौहर को लेकर जल्द से जल्द अलग हो जाए। या फिर वो माँ जो जॉइंट फैमिली में अपनी सास की 25-30 साल तक खिदमत करती आई है, अब वो यही चाहेगी कि बहू भी बिल्कुल उसी तरह करे, क्योंकि वो सास, वो सिस्टम गलत था लेकिन उसके अंदर वो पिसी है, अब उसका बदला वो बहू से लेगी। तो दोस्तों ये हैं रीजंस। अब मैं आखिर में आपको सिर्फ चंद टिप्स देना चाहूँगा कि कैसे अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है।
और ये काउंसलर हजरात ये नोट करें, आपको भी यही इस्तेमाल करनी है। तफसील के लिए ऑफिस पे आइए, हम आपकी इसके काउंसलिंग कैसे करनी है इसके पूरी तरबियती क्लासेस रन करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहला उसूल ये है कि मर्द मुकम्मल गुलाम बन जाए बीवी का और औरत मुकम्मल लौंडी बन जाए। आप बात समझ गए होंगे। पहले कौन बने, दिस इज द क्वेश्चन। पहले मर्द गुलाम बने या पहले बीवी लौंडी बने, इसके लिए ये पूरी काउंसलिंग की जाती है। अगर औरत पहले बन जाए, अपने आप को मुकम्मल सरेंडर कर दे, जैसे बुजुर्ग कहते हैं, औरत अगर अपने आप को लौंडी बना दे, मर्द गुलाम बनता है। औरत अपने आप को ज़मीन बना दे, मर्द उसके लिए आसमान बन जाता है, मर्द उसके लिए उमूद बन जाता है। लेकिन पहले बीवी को करना पड़ेगा। यह पेंडुलम की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी शौहर भारी पड़ता है, बच्चे बड़े होने के बाद औरत भारी पड़ती है। ऐसा ज़िंदगी में ये चलता रहता है। लेकिन एक उसूल, सॉरी का लफ्ज़ जो पहले बोले वो विनर है। दूसरी जगहों पे सॉरी का लफ्ज़ जो बोले वो लूज़र हो सकता है। लेकिन मैरिज काउंसलिंग में या शादी के बाद के मसाइल को हल करने के लिए जो पहले सरेंडर कर दे, जो पहले सॉरी बोल दे, ही इज़ द विनर। और सॉरी बोलने वाला लूज़र कभी नहीं होता। या अगर आप समझते हैं सॉरी बोलना इंसल्ट है, तो तब ये समझ लीजिए कि लूज़र इज़ द विनर। दूसरी टिप ये है दोस्तों कि हर घर में एक सिस्टम होना चाहिए कि कोई एक नमाज के बाद या दस्तरखान पर कम से कम 10 मिनट तक, जिसको कुछ लोग तालीम कहते हैं, कुछ लोग दरस कुरान कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं इसके। लेकिन अगर आप आदाब ज़िंदगी, आदाब ताम, आदाब कलाम, अदल क्या चीज़ है, इंसाफ क्या चीज़ है, सास के क्या हकूक़ हैं, बीवी के, दामाद के, शौहर के, इन चीज़ों को एक 10 मिनट की एक मुस्तकिल घर के अंदर जारी रखें, तो उस घर में इंशाअल्लाह कभी इख्तलाफात पैदा भी होंगे तो बहुत कम पैदा होंगे। तीसरी टिप जो है दोस्तों, ये बात अच्छी तरह सासों को, ननदों को, सबको समझ आना चाहिए कि मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं, दोनों के राइट्स इक्वल हैं, दोनों के ईगोज़ भी इक्वल हैं। हम लोग ये समझते हैं कि औरत जो है, जो बहू आ रही है, वो एक नौकरानी की तरह है, वो सास को भी खाना पका के देगी, और अगर नमक ज़्यादा हो गया तो ससुरे से भी गाली खाएगी, वो देवर की भी खिदमत करेगी। ये नहीं, औरत के ऊपर बिल्कुल फ़र्ज़ नहीं है शौहर के घर की, शौहर के माँ बाप की खिदमत करना। अगर वो मोहब्बत में शौहर का दिल जीतने के लिए शौहर की मदद करती है तो वो घर जन्नत बन जाता है। लेकिन उसको बिल्कुल फोर्स नहीं किया जा सकता। और एक बात और मैं बता दूंगा, अभी 3-4 मिनट है मेरे पास। अक्सर लोग जब जहेज़ की बात आती है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई वो देखो फलां ने जो है बग़ैर जहेज़ के करके लेकर आए थे, फिर वो लड़की इतना हार्ड टाइम दी, कोर्ट में गई, पुलिस में चले गई। अक्सर ये होता है, ये बिल्कुल सही है कि जो लड़कियां हमारी सोशल रिफॉर्म की तहरीक के नतीजे में जिन लड़कियों की शादी में कोई खर्च नहीं हुआ, बग़ैर खाने और बग़ैर जहेज़ के शादियां हुए, उनके ससुराल से बहुत जल्दी कंप्लेन आना शुरू हो गए। लेकिन वो रीज़न क्या है आप ये भी समझिए पहले। वो रीज़न है कि एहसान जताना सबसे बड़ी कमज़रफ़ी की निशानी है। और कमज़रफ़ी को तो शायद इंसान तो बहुत दूर की बात है, कोई जानवर भी नहीं बर्दाश्त करता। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम तो हम शादी करें हमारी बेटे की, हम दोनों तरफ से करके लाए। आप समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ से करके लाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने अपना खर्च तो किया, वलीमा वगैरह किया, और जो लड़की वालों को जो कपड़े बनाना चाहिए था, लड़कों को जो दावतें करना चाहिए था, वो पूरा खर्च भी हमने किया। इसको कहते हैं दोनों तरफ से करके लाना। ये है एहसान जताना। नहीं भाई हम तो जहेज़ के बगैर करके लाए शादी, 10 लोगों के सामने बोल रहे हैं हम लोग तो सुन्नत पे शादी करके लाए। भाई आप ये बताइए, आप सुअर का गोश्त अगर नहीं खाते तो बोलने की क्या ज़रूरत है कि हम सुअर का गोश्त नहीं खाते? आप अगर कपड़े पहनते हैं तो बोलने की ज़रूरत है कि हम तो कपड़े पहनते हैं, हम कपड़े पहनते हैं। अरे बाबा जो फ़र्ज़ है वो तो करना ही है। अगर आपने नमाज़ पढ़ी है तो कोई एहसान किया है। वैसे ही निकाह बग़ैर लड़की वालों पे 1 रुपये का खर्च डाले मस्जिद में निकाह करना है, मेहर नेट देना है और वलीमा अपनी इस्तात के मुताबिक करना है, ये निकाह है। अगर आपने वो हिंदुआना रस्मों के मुताबिक लड़की वालों से कुछ भी नहीं लिया तो आपने अपनी आखिरत बचाई है। एहसान क्यों? अक्सर लड़कियां जो बग़ैर जहेज़ के आती हैं उनसे शिकायत इसलिए होती है कि वो लड़कियां ये बर्दाश्त नहीं करती कि आप एहसान जताएं। क्योंकि कोई कहता है कि भाई गरीब बच्चे, गरीब ख़ानदान से करके ला लिए थे हम लोग। भाई आप क्यों लाए थे? किसने कहा था? क्या लड़की ने कहा था आपसे? आप एहसान जताने के लिए नहीं करते शादी? अब जब किए हैं अपनी ज़बान के ऊपर ये नहीं लाइए। बहरहाल दोस्तों, ये कमांडमेंट नंबर 20 था। और ये एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हर शख्स, ख़ास तौर पर मेरी बहनें जो 50-60 ईयर्स क्रॉस कर चुकी हैं, बस काउंसलिंग का एक उसूल याद रखिए आप हमेशा। काउंसलिंग का
दर्जा को बता दिया मैंने कि नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह से दर्जे में ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है कि लोगों के दिलों के इख्तिलाफात को दूर करना। लेकिन ये उतना ही नाजुक काम है। कैसे करना है ये तफसीलात तो हम बाद में फिर कभी बताएंगे। बस एक उसूल याद रखिए, जब आप किसी के दरमियान जाते हैं सुलह कराने के लिए, इख्तिलाफात को दूर करने के लिए, तो फिर आपका सीना राज रखने वाला, राजों का एक खबरस्तान बन जाना चाहिए। हर चीज़ यहाँ दफन होनी चाहिए, यहाँ ज़बान पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपने अगर किसी के सामने ज़रा सी भी गलती से भी ये बोल दिया कि वो आज जो फलां है ना, फलां हमारे अजीज़ हैं, देखिए उनकी बहू का ज़रा मसला आ गया था, हम चले गए थे, आपने ये जो राज बोला है, उस आदमी के कान खड़े हो गए, ये किस घर की बात हो रही है बोल के। ऐसे कई सीक्रेट्स होते हैं। गलती से क्या करते हैं मर्द हजरात, अपनी शान जताने के लिए, अपनी विक्ट्री शो करने के लिए जाके बताते हैं, अरे भाई मैं आज गया था ना, फलां भाई के बेटे का मसला था, देखो अल्हम्दुलिल्लाह हल कर दिया हुआ, ऐसा ऐसा झगड़ा था। अब वो उनकी बीवी फौरी नोट करती है, वो फौरी किसी को फ़ोन करती है, अरे ऐसा हुआ, हमारे मियाँ ऐसा बोल रहे थे, बात पूरी जगह फैल गई। आपका सीना खबरस्तान रहना चाहिए राज़ों का। हर एक का राज यहाँ दफन है, किसी को पता नहीं चले। इवन महफिल में भी अगर वो जिसकी आपने मदद की है, जिसकी काउंसलिंग की है, वो आए तो आपके एटीट्यूड से भी ये जाहिर ना हो कि आपने उन पर कोई एहसान किया था। बस ये सीक्रेट है। बाकी दोस्तों, अगर काउंसलिंग का मसला सही हो जाए तो जहेज़ का मसला सही हो जाएगा, लड़का लड़की के इंतखाब सिलेक्शन का मसला सही हो जाएगा, लड़का लड़की की शादी के बाद जितने मसले होते हैं, अगर प्री मैरिज काउंसलिंग सही हो जाए तो ये मसले हल हो जाते हैं। इन तमाम की तरबियत का हम इंतज़ाम करते हैं। हमसे रब्ता कीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।